हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस एंड रिवीजन में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पढ़ने वाले हैं। भारत के राष्ट्रपति को इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति कौन होता है, उसको कैसे इलेक्ट किया जाता है, क्या हम जैसे आम आदमी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके क्या क्वालिफिकेशंस है, उसका क्या टर्म होता है, क्या उसके इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया न हो तो कौन एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट वर्क करता है। इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे और प्रेसिडेंट के पावर को हम लोग इसके अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले आप लोग समझिए और बेसिक चीज़ है कि भारत का राष्ट्रपति आपको पता होगा कि भारत का प्रथम नागरिक होता है और साथ ही साथ ही इज़ द हेड ऑफ स्टेट एंड वो भारत का, हमारे नेशन का यूनिटी का प्रतीक है, इंटीग्रिटी का प्रतीक है एंड सोलिडरिटी का प्रतीक है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। अगर आप बोले कि भारतीय संविधान में प्रेसिडेंट के बारे में कहाँ पे चर्चा किया गया है, तो आर्टिकल 52 तो आर्टिकल 78, ये जो पार्ट है ना, ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है और प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है और साथ ही साथ लेजिस्लेचर का भी पार्ट है। तो आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 62 इतने के बीच में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है और साथ ही साथ और दो आर्टिकल जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड है, एक आर्टिकल 72 एंड एक आर्टिकल 78। इन सभी को हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति होने के लिए ज़रूरी है। क्या हम और आप जैसे आम आदमी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखिए, सबसे पहला कंडीशन जो है वो है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ये तो हम लोग है ही, ये आराम से कर सकते हैं। और उसका जो एज है वो 35 साल का एज, 35 ईयर्स के एज को उन्होंने कंप्लीट कर चुका हो, तब आप प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये दो कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। क्या क्या मैंने बताया कि भारत का नागरिक होना चाहिए और साथ ही साथ 35 साल मिनिमम एज होना चाहिए। सेकेंड तो हो गया। और थर्ड ये है कि वो जो लोकसभा का इलेक्शंस है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाइड हो। मीन्स एमपी का इलेक्शन, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शंस होता है, उसमें वो क्वालिफाइड होना चाहिए सिर्फ। ये 3 कंडीशन है। मतलब कि अगर आप एमपी के इलेक्शंस में अगर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, मीन्स एमपी के इलेक्शंस में जो जो क्राइटेरिया चाहिए उन सभी क्राइटेरिया का आप लोग अगर फुलफिल कर रहे हो तो आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये तो 3 चीज़ें हो गई। और इसके अलावा एक और कंडीशन है कि आप किसी भी तरह के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर रहे हो। ये क्या है, इस चीज़ को आप लोग समझिए कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में क्या आता है। देखिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मीन्स आप किसी भी तरह का अदर ऑफिसेस एक्वायर नहीं कर रहे हो। इसमें कुछ छूट है, कुछ एक्सेप्शंस है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि यदि आप प्रेसिडेंट हो, यदि आप रिसेंट प्रेसिडेंट हो, मीन्स देखिए भारत का केस में क्या है ना कि भारत का केस में आप फिर से इलेक्शंस लड़ सकते हो प्रेसिडेंट का। जैसे कि आपको पता होगा राजेंद्र प्रसाद वो 2 टाइम्स भारत के प्रेसिडेंट रहे। मीन्स आप दूसरा बार भी प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में रिपीटेड टाइम्स आप प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो अगर आप प्रेसिडेंट हो या अगर आप एक आज के समय रिसेंट जो है वो वाइस प्रेसिडेंट हो या आप किसी भी स्टेट का गवर्नर हो, या आप सेंटर या स्टेट के आप लोग मिनिस्टर हो या एमपी हो, इन सभी कंडीशंस में आप एक तरह से आप समझिएगा तो पार्टिसिपेट कर सकते हो इलेक्शंस में। ये सभी में एक्सेप्शंस है। इसके अलावा जो भी कंडीशंस है, मैंने एक्सेप्शंस का क्या बताया, पहला प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और सेंटर और स्टेट के मिनिस्टर, इन सभी को एक्सेप्शंस मिला हुआ है कि अगर ये सभी आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हो फिर भी आप प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके अलावा बाकी किसी में नहीं कर सकते हो। तो सवाल है कि क्या हम लोग में से कोई भी, ठीक है, क्या ये कर सकता है? क्योंकि आज के केस में अगर मैं खुद को लूँ, ठीक है, तो मैं सिटीजन ऑफ इंडिया भी हूँ, ठीक है। अगर मैंने सपोज कि 35 साल एज क्रॉस कर लिया फिर भी सही है, और अगर मैंने 35 साल एज क्रॉस कर लिया तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए भी मैं क्वालिफाई हूँ। तो मैं क्या प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? हाँ, यस, इसका जवाब है यस, मैं कर सकता हूँ। लेकिन इसके लिए और कुछ सर्कमस्टांसेस है और कुछ कंडीशंस है। उस कंडीशंस को समझिए। यदि आप प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको 50 प्रोपोजर्स चाहिए। 50 प्रोपोजर्स चाहिए, इस चीज़ को समझ गए। 50 इलेक्टर्स के इलेक्टर्स मतलब क्या हुआ, एमपी, 50 एमपी का आपको सपोर्ट चाहिए, तब जाके आप कर सकते हो। एंड सेकेंड वन,
50 तो आपका प्रोपोजर्स चाहिए एंड 50 आपका सेकेंडर्स चाहिए, मीन्स 50:50 मीन्स टोटल आप समझो तो 100 पर्सन्स का आपको सपोर्ट चाहिए, तभी आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेशन भर सकते हो। इस चीज़ को समझ गए? मीन्स अगर आपने एक लेटर लिखा, ठीक है, कि ये मैं आई एम ए पर्सन डस डस डस, मैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, ठीक है, ये हो गया। और इसको आपको सबमिट करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो 50 आपको इस लेटर का सपोर्ट करना चाहिए एंड सेकेंड, और जो 50% है वो सपोर्ट करे कि हाँ ये जो 50% बोल रहे हैं इसका मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये कंडीशंस है। इसके अलावा ताकि एक कंडीशन है कि कोई भी नॉन सीरियस कैंडिडेट प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शंस में पार्टिसिपेट ना करे, इसके लिए कुछ कुछ कंडीशंस और दिए गए हैं, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आपको 15,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपने 1/6 जितने भी वोट्स डाले गए उसका अगर आपने 1/6 वोट नहीं लाया तो ये जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, अगर आपने ले आया तो आपको मिल जाएगा। समझ गए? ये जो है 1997 से इसको जो है 15,000 जो मैंने बोला उसको किया गया। उससे पहले ये 25,000 था, लेकिन इसको बढ़ा के 15,000 कर दिया गया, ठीक है, ताकि कोई भी नॉन सीरियस कैंडिडेट जो है वो पार्टिसिपेट ना करे। मीन्स नॉन सीरियस कैंडिडेट को डिस्करेज करने के लिए ये कदम उठाया गया। तो आप समझ गए कि क्या क्या क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए होना चाहिए। आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि पहला तो है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सेकेंड है कि 35 ईयर्स, ये इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम से हमेशा आता है, 35 साल आपको मिनिमम कंप्लीट करना चाहिए, और आप लोकसभा में का इलेक्शंस मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शंस को लड़ने के लिए क्वालिफाइड हो और किसी भी तरह का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपने होल्ड नहीं किया एक्सेप्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर ऑफ सेंटर एंड स्टेट। समझ गए? और 50 इलेक्टर्स एज प्रोपोजर्स एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स चाहिए। और आरबीआई में आपको अगर आपने ये सब क्राइटेरिया पूरा किया हो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आपको 15,000 रुपीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स के रूप में आपको भरना होगा। ये चीज़ किसको समझ में आ गया? उम्मीद है कि आपको कौन कौन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में क्वालिफिकेशन कर सकता है इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आपको 2-3 चीज़ बता रहा हूँ कि चलिए ठीक है कि एक पर्सन है, मान लीजिए सॉमन पर्सन, ही इज एलिजिबल, ये सभी क्राइटेरिया वो कंप्लीट कर रहा है, तो अब क्या, अब वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो इलेक्शंस में अगर पार्टिसिपेट करेगा तो उसको वोट कौन कौन करेगा, इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए कि कौन कौन से पर्सन्स है कि जो कि उसको वोट करेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सामने उठ सकता है कि कौन कौन उसको वोट करेंगे। तो इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको समझिए कि क्या हम और आप प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं। आपको पता होगा कि हम लोग किस किस में वोट करते हैं। हम लोग लोकसभा में वोट करते हैं और हम लोग अपना जो विधानसभा है, अपना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें हम लोग वोट करते हैं। मीन्स एमपी के इलेक्शंस में, ठीक है, वो भी लोकसभा के, और एमएलए, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इन दोनों के इलेक्शंस में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। सांसद के और विधायक के, इन दोनों के हम लोग इलेक्शंस में हम लोग वोट करते हैं। तो हम लोग जो वोट करते हैं उस सिस्टम को सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हम लोग जो वोट करते हैं, जैसे कि मैंने अगर एमपी के लोकसभा के इलेक्शंस में वोट किया तो वो क्या सिस्टम है, और अगर मैं एमएलए के में कर रहा तो वो क्या सिस्टम है, और ये किस तरह से अंतर है प्रेसिडेंट के इलेक्शन से। तो इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग इलेक्टोरल सिस्टम को थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है। इलेक्टोरल सिस्टम, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम लोग एक एक करके आगे देखेंगे। देखिए, हम लोग का जो इंडिया में इलेक्शंस होता है, इंडिया में मान लीजिए इलेक्शंस होता है, उसके दो आप लोग उसको पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट है कि वोटर्स मीन्स मैंने वोट जाके दिया, ठीक है, पीपुल्स कास्ट देयर वोट, लोगों ने अपना वोट कास्ट किया, ये तो पहला स्टेप हुआ आपका इलेक्शंस का। एंड सेकेंड कि जो आपने वोट दिया उसको सीट्स में कन्वर्ट करना, जो आपने वोट्स दिया उसको आप सीट्स में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आप समझिए मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है कि वोट देना। अगर आप 18+ हो, अगर आपका उम्र 18 साल हो, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के तहत आप वोट दे सकते हो, ये तो आपका अधिकार है। लेकिन आपने वोट दे दिया और आपके वोट्स को आप सीट में कन्वर्ट करना हो, तो ये जो तरीका है ना, ये जो कुछ रूल्स है, कुछ प्रोसीजर्स है, कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर्स है जो कि आपके दिए हुए वोट्स को सीट्स में कन्वर्ट करते हैं, सीट्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं। और इसी सिस्टम को हम लोग इलेक्टोरल सिस्टम कहते हैं। ये चीज़ किसको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कि 2 स्टेप्स होता है। पहला मैंने क्या बताया
कि वोट देना, मैंने वोट दे दिया, आपने जाके वोट दे दिया, आपने जाके बैलेट पेपर से या तो जो भी ईवीएम है, ठीक है, जो भी ईवीएम है या जो बैलेट पेपर है, ठीक है, इसमें आपने जाके वोट दे दिया। अब क्या किया जाएगा कि आपके वोट्स को किस में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, सीट्स में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, ठीक है, कि हाँ इतने सीट्स इस पार्टी को मिले हैं और ये आपका रिप्रेजेंटेटिव है, ये आपका एमपी है, ये आपका एमएलए है। इस चीज़ को समझे। तो इस सिस्टम को हम लोग इलेक्टोरल सिस्टम कहते हैं। अब देखिए इलेक्टोरल सिस्टम के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को ही देखने वाले हैं। अगर आप देखिए पूरी इलेक्टोरल सिस्टम को, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन हम लोग बहुत ही एक नैरो एरिया में इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए आप इलेक्टोरल सिस्टम को ले रहे हो, ठीक है, तो उसके दो टाइप्स होते हैं। इलेक्टोरल सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं। एक तो होता है कि मेजोरिटेरियन रूल एंड सेकेंड होता है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। ये दोनों क्या होता है इस चीज़ को समझिए, ठीक है। मेजोरिटेरियन रूल्स मीन्स क्या हुआ कि एक तो मेजोरिटी आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए, मेजोरिटी चाहिए। जिसको भी आपको चुनना है, जिसको भी कि आपको विनिंग करवाना है, उसको मेजोरिटी वोट्स चाहिए। तो भारत में खास करके जो मैं बता रहा हूँ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इन दोनों केसेस में जो यूज किया जाता है वो मेजोरिटेरियन ये रूल को यूज किया जाता है। और इसमें भी जो इसका प्लुरैलिटी सिस्टम का कंसेप्ट है उसको यूज किया जाता है। ये जो है दो सिस्टम में डिवाइड है। हम लोग इस चीज़ को अभी नहीं देखेंगे, जब मैं आप लोगों के लिए इलेक्टोरल सिस्टम का एक लेक्चर लाऊंगा उसमें पूरे सिस्टम को देखेंगे। लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसको समझिए। एक तो आपका प्लुरैलिटी सिस्टम होता है, एक आपका एब्सोल्यूट मेजोरिटी का सिस्टम होता है। तो इस सिस्टम को आपको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसमें जो है एक सिस्टम होता है जिसको कहते हैं हम लोग FPTP। क्या मैंने बताया, FPTP। इस सिस्टम को आपको समझने का जरूरत है। ये हमारा मेन इसमें फोकस है। फोकस क्या है, इसको कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। मैं लिख रहा हूं, ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये सिस्टम क्या है इस चीज को समझिए। इस सिस्टम को जो मैंने बताया ना आपको, इस सिस्टम का यूज किया जाता है भारत में। ये जो लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके वोटिंग को, जो आपने वोट किया उसको एज ए सीट में कन्वर्ट करने के लिए। इसमें क्या होता है, जनरली इंडिया में भी यूज किया जाता है, इसके अलावा इसको यूएसए में, यूके में और कनाडा में, इन सभी में इसको यूज किया जाता है। तो इस सिस्टम को थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए कि क्या किया जाता है इसमें, ठीक है। पहला तो है कि एक सीट आपको विन करना है। जैसे कि आपका मान लीजिए कि लोकसभा क्षेत्र है, समथिंग कुछ भी है, ठीक है, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स खड़े होते हैं और उसमें से विन कौन करता है, उसमें से विन एक ही कैंडिडेट करता है, समझ गए। तो मान लीजिए कि आपके जो लोकसभा है, ठीक है, उसमें जो है 3 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, A, B एंड C। आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, 3 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं और टोटल 100 लोगों ने वोट किया, टोटल 100% ने वोट किया। इस चीज़ को समझे। तो मान लीजिए कि A ने पाया 32 वोट्स, B ने पाया 33 वोट्स एंड C ने पाया कितना बचा, 35 वोट्स, ठीक है। ये तीनों ने पा लिया वोट, इतना। तो बताइए इसमें से कौन विनिंग होगा, लोकसभा में कौन विन हो जाएगा, लोकसभा में C विन कर जाएगा। आप समझ गए, C विन कर गया। अब मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या किसी ने भी मेजोरिटी वोट पाया? हाँ, मेजोरिटी तो पाया। मेजोरिटी मीन्स क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा मिला हो। लेकिन क्या किसी ने एब्सोल्यूट मेजोरिटी पाया, जो हम लोग कहते हैं ना कि 50% + 1 मीन्स 50% + 1 जो वोट पाया उसको विनिंग करेंगे। क्या किसी ने 50% ज़्यादा वोट पाया है? किसी ने नहीं पाया है, ठीक है। तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इस चीज़ को समझे आप लोग कि इसमें मेजोरिटी नहीं देखा जा रहा है, इसमें यह देखा जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट्स है उसमें रिलेटिव मेजोरिटी में कौन है, उसमें रिलेटिव मेजोरिटी में कौन है। इस चीज़ को हम लोग इसमें देखते हैं और जो पर्सन जिसने 35 वोट्स लाया उसको हम लोग विनिंग घोषित कर देते हैं। इस चीज़ को समझ गए। लेकिन आपको एक चीज़ पता होगा, मैं अगर यही चीज़ बोलूँ कि इसमें से अब हमको सरकार बनाना है, अब सरकार में मान लीजिए कि 100 सीट्स है, तो इसमें आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी देखा जाएगा, मीन्स जिसने भी 51 सीट्स लाया, 50% + 1 सीट, उसी की सरकार बनेगी। तो सरकार बनाने में आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी लगेगा। मेजोरिटी आपको पता होगा, सिंपल मेजोरिटी होता है, इफेक्टिव मेजोरिटी होता है, ठीक है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी होता है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी में बहुत सारे टाइप्स होते हैं,
चलिए, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट आप समझ गए और ये कॉन्सेप्ट समझ गए। तो इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? इस सिस्टम को कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये हमारा लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हम लोग कैंडिडेट्स को चुनने के लिए जो वोटिंग हमने दिया है, जिस रूल का यूज किया जाता है, उसको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। अब मैं आपको एक सिस्टम बता रहा हूँ। इसके अलावा जो मैंने बताया इसमें कि ये जो मेजोरिटी रूल है, ये जो मेजोरिटी रूल है, इसमें सेकंड आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी बताया था। पहला मैंने बताया था प्लूरलिटी सिस्टम एंड सेकंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी। तो देखिए, इस एब्सोल्यूट मेजोरिटी में एक अल्टरनेटिव वोटिंग सिस्टम आता है, एक 2 राउंड सिस्टम आता है। इस चीज़ में हम लोग अभी नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो मैंने सेकंड बताया यहाँ पे पीआर में तब क्या बताया? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए कि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आपका मेजोरिटेरियन सिस्टम, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए सबसे पहले, क्योंकि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शंस होता है उसमें बहुत सारा चीज़ इससे कुछ कुछ मैचिंग करता है। तो हम लोग थोड़ा समझते हैं कि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम क्या है। देखिए, इसमें क्या है ना, इसमें सबसे पहला बात, जो अगर आप ओवरऑल देखें इलेक्टोरल सिस्टम में, तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ठीक है, आपका मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन उस चीज़ को अभी आप लोग छोड़ दीजिए। इसमें जो है हमें जो समझना है वो इसका एक सिस्टम है जिसको हम लोग कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, STV। इस चीज़ को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को समझ लीजिए कि क्या होता है, ठीक है। इसमें जानते क्या होता है? जनरली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ईच पार्टी, ठीक है। ये सिस्टम क्यों लाया गया? सबसे पहला सवाल है कि जब हमारे पास वो सिस्टम था तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम क्यों लाया गया? देखिए, एक्चुअली क्या है ना, मान लीजिए कि मैंने बताया आपको ABC, मान लीजिए 3 पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। तीनों को कुछ कुछ परसेंट वोट मिले तीनों को। तो इसमें क्या है ना कि जिस पार्टी के पास मेजोरिटी है वो जीत जाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई एक स्मॉल पार्टी है, कोई एक रीजनल पार्टी है जिसको कि मान लीजिए 2% वोट मिलता है, लेकिन इसको क्या एक भी सीट्स कन्वर्ट हो पाएंगे? ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसको कोई सीट्स कन्वर्ट ना हो। तो जो इसमें रीजनल पार्टी है, जो छोटे पार्टी है, उसको जो है बेनिफिट्स दिलाने के लिए ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम लाया गया। ये बेसिक आप लोग समझ लीजिए, बाकी हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन जो आपका ड्रॉबैक है वो क्या था कि मेजोरिटेरियन सिस्टम में सिर्फ बड़े पार्टी को बेनिफिट होता था, लेकिन ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है उसमें स्मॉल पार्टी को भी बेनिफिट होता है। अब हम लोग इसमें STB को समझते हैं कि ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या है। इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या है। तो मैं आपको कुछ कंडीशंस दे रहा हूँ, ठीक है। पहला है कि मान लीजिए कि एक सीट है आपके पास, एक सीट है, आपको ये विनिंग करना है, और ये राष्ट्रपति के किस में होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होना है और बहुत सारे एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, ये क्या होता है इस चीज़ को समझिए। इलेक्टोरल कॉलेज मीन्स कौन कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शंस पे वोटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एलिमिनेट कीजिए, क्या पीपुल ऑफ इंडिया, क्या वी जो हम लोग कहते हैं, क्या ये पार्टिसिपेट करते हैं? क्या आप वोटिंग करते हो? तो आप तो वोटिंग नहीं करते हो। तो पहला जो हो जाएगा कि ये गलत है कि लोग तो वोट नहीं करते हैं, पहला सवाल हो गया। अब मैं सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, कि अब पार्लियामेंट की बात करते हैं। इसमें हम लोग 2 चीज़ लेते हैं। एक तो सेकंड, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। एक सबसे पहले हम लोग लिए लोकसभा, मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया राज्यसभा। तो लोकसभा में 2 तरह के मेंबर्स होते हैं, आपको पता होगा। तो पहला जो होता है वो होता है इलेक्टेड मेंबर्स एंड सेकेंड होता है वो होता है नॉमिनेटेड मेंबर्स। सेम जो है राज्यसभा में है, राज्यसभा में भी इलेक्टेड मेंबर्स एंड सेकेंड जो है नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो इसमें से कौन कौन राष्ट्रपति के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, ये सवाल मेरा आपसे है कि आप बताइए कि कौन कौन पर्सन जो है वो राष्ट्रपति के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोकसभा की केस ले या राज्यसभा की केस ले, इन दोनों केस में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते। समझ गए? मीन्स जो राज्यसभा के 12 मेंबर्स हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और लोकसभा के जो 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस चीज़ को समझ गए? अब हम लोग आते हैं स्टेट्स का, कि स्टेट्स का क्या भागीदारी है प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में। तो अगर स्टेट्स की बात करें
तो स्टेट में भी एक तो होता है SLA, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड कुछ स्टेट्स में काउंसिल्स होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। समझ गए? तो अब इसमें भी 2 मेंबर्स होते हैं, इसमें भी 2 टाइप्स के मेंबर्स होते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी एक तो इलेक्टेड मेंबर्स हो जाएंगे और एक नॉमिनेटेड मेंबर्स हो जाएंगे, और SLC में भी एक इलेक्टेड मेंबर्स हो जाएंगे, एक नॉमिनेटेड मेंबर्स हो जाएंगे। तो अब बताइए कि इसमें से कौन कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो मैं इसका भी चार्ट आपके लिए बना दे रहा हूँ। देखिए, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो विधानसभा है, उसके इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और SLC का न इलेक्टेड मेंबर्स न नॉमिनेटेड मेंबर्स कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अब क्या आपके पास कंक्लूजन निकल गया कि कौन कौन करेंगे? और एक कैसे से मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ, प्लस करके मैं लिख दे रहा हूँ। जो दिल्ली और पुदुचेरी 2 यूनियन टेरिटरीज, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज आपको पता है स्टेट्स के अलावा भारत में यूनियन टेरिटरीज भी है, तो यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली एंड पुदुचेरी, इन दोनों के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स, इन दोनों के, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, ये पार्टिसिपेट करेंगे। समझ गए? तो एक आपके पास सवाल आ सकता है कि आपका जो अभी जम्मू है उसका क्या हाल है, क्योंकि आपको पता होगा कि 2 हमारे नए, एक यूनियन टेरिटरीज बना है, एक लद्दाख बना है, एक जम्मू बना है, ये तो पता है, जम्मू एंड कश्मीर का मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए, आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 हम लोग जब पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 50 और 55 में जनरली ये प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो एक अशोका यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत RTI किया, ठीक है, अशोका यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, इसके एक स्टूडेंट ने RTI किया, और वहाँ से जो रिप्लाई आया वो बहुत ही वेग था। वेग मतलब कि कुछ क्लियर नहीं था कि जम्मू कश्मीर का जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में उनका पार्टिसिपेशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें उस RTI में डायरेक्ट बताया गया कि जो 54 एंड 55 का जो रूल्स है उसी को उसने चिपका दिया कि देखिए ये है दिल्ली एंड पुदुचेरी, तो उससे उन्होंने क्लियर नहीं किया। तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि हाँ करेंगे, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स कहते हैं नहीं। इसके लिए अगर जम्मू कश्मीर को अगर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करवाना है प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में, तो आर्टिकल 54 एंड आर्टिकल 55 में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। समझ गए? तो ये हमें अब तो 2021 में जब इलेक्शंस प्रेसिडेंट्स के हो गए तभी थोड़ा सा कुछ क्लियरिटी में हम लोग आएंगे कि क्या उसका जम्मू कश्मीर का पार्टिसिपेशन इसमें है कि नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसीलिए सवाल उठ रहा है। अदरवाइज आप यहाँ से लिस्ट को निकाल सकते हैं कि कौन कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके पास पूरा जवाब होगा कि ठीक है, लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो पार्टिसिपेट करेंगे, राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो पार्टिसिपेट करेंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, और जो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली एंड पुदुचेरी उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वे पार्टिसिपेट करेंगे। ये समझ गए कि नहीं समझे? कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया, जो आम लोग हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लोकसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, लोकसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। समझ गए? तो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं उस चीज़ को भी आप लोग समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि चलिए ठीक है, हमने 2 चीज़ तो समझ लिया। अभी तक हमने क्या क्या समझ लिया? पहला चीज़ देखा कि प्रेसिडेंट जो है कौन होता है, वो बेसिक हमने देखा है, ठीक है। सेकंड मैंने आपको बताया कि ठीक है उसका क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, उसका क्या क्या क्वालिफिकेशंस है। जैसे मैंने बताया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 साल होना चाहिए, ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताया कि 50:50 का जो है ये होना चाहिए, ये सब चीज़ें मैंने बता दी। RBI में कितना जमा होना चाहिए, सारी चीज़ें। और थर्ड मैंने बताया कि उसके इलेक्शंस में कौन कौन पार्ट लेते हैं, ठीक है, मीन्स कौन कौन मिल के, जो इलेक्टोरल कॉलेज मैंने बताया कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन है, लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स, और सबसे दिल्ली पुदुचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स, ये सभी है। इतना आपने समझ लिया होगा। अब हम समझते हैं कि इलेक्शंस कैसे होता है, इसका प्रेसिडेंट का इलेक्शंस किस तरह से होता है। इतना लोग पार्टिसिपेट करेंगे, और इतना लोग पार्टिसिपेट करके इसमें जो है सबसे बड़ा जो की टर्म है आप समझिए, सिस्टम ऑफ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ
सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये चीज किसको किसको समझ में आ गया कि देखिए इसमें दो टर्म है। मैंने आपको इसीलिए भी पूरा समझाया कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है एंड सेकेंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है। नहीं समझे होंगे तो मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये जो मैंने बताया अभी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट उसका क्या सिस्टम है, उसका क्या सिस्टम है, इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि मैंने आपको नहीं बताया है। पहला तो है कि 50% वोट्स एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास होना चाहिए, मैंने 50++1 होना चाहिए। एंड सेकेंड जो है इस चीज़ को समझिए, जो भी मैंने आपको बताया, मैंने आपको इलेक्टोरल कॉलेज बताया, ठीक है, उसके बाद मैं ये बताने जा रहा हूँ कि एसटीवी क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, इस चीज़ को आप लोग थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इसमें से क्या होगा, एक पर्सन को पर पर्सन जो है, मान लीजिए कि 2 कैंडिडेट खड़ा है या 3 कैंडिडेट्स खड़े हैं, प्रेसिडेंट के 3 कैंडिडेट्स खड़े ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी एंड सी और डी भी ले लीजिए, चलिए 4 खड़े हैं, समझ गए। अब क्या करेंगे, अब एक एक पर्सन पर पर्सन आएगा और उसको वोटिंग देना है, उसको वोटिंग करना है। तो वो जो वोटिंग करेंगे वो वोटिंग जो प्रीफरेंस में करेंगे, प्रेफरेंस समझ रहे हो, जैसे कि आप जाके वोट किए तो आप क्या करते हो, 3 चिन्ह है ए बी सी डी, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि मुझे ए पसंद है और मैंने जो भी ईवीएम है उसमें मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, और वोटिंग हो गया। लेकिन इसमें क्या होगा ना, इसमें आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा। मान लीजिए 3 पर्सन है, 1 2 3, ठीक है, ये गया, ये वोटिंग देने गया, तो ये क्या करेगा, इसमें ये प्रेफरेंस चुनेगा कि बी मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है। अगर बी को नहीं बना पाए तो आप ए को बना दो, अगर ए को भी नहीं बना पाए तो डी को बना दो, और डी को भी नहीं बना पाए तो आप सी को बना दो, समझ गए। फिर ये दूसरा पर्सन जाएगा, ये भी अपना 4 प्रेफरेंस देगा क्योंकि 4 कैंडिडेट्स खड़े हैं, ये भी अपना दिया 1 बना दो, मान लो ये दिया कि 2 इसको बना दो, 3 इसको बना दो, 4 इसको बना दो, ठीक है। इस तरह से जितने भी वोटर्स होंगे जो मैंने इलेक्टोरल कॉलेज में बताया वे सभी जाके अपना प्रेफरेंस देंगे कि 1 2 3 4। ये समझ में आया कि पहला स्टेप कि वोटर्स जो वो रैंक करेंगे कैंडिडेट्स को, ठीक है, और वो प्रेफरेंस के आधार पे, समझ गए। अब सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप ये है कि सभी के जिन्होंने जितना वोट दिया सभी के फर्स्ट प्रेफरेंसेस को काउंट किया जाएगा कि हाँ ए को कितना फर्स्ट प्रेफरेंस मिला, बी को कितना फर्स्ट प्रेफरेंस मिला, सी को कितना फर्स्ट प्रेफरेंस मिला और डी को कितना फर्स्ट प्रेफरेंस मिला। इनके सारे के प्रेफरेंसेस को काउंट किया जाएगा, समझ गए। और मान लीजिए मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो बता रहा हूँ, ठीक है, कि इसमें से मान लीजिए डी को मान लीजिए 42 फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है, मान लीजिए बी को 40 फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है, मान लीजिए सी को 38 मिलता है और मान लीजिए ए को 30 मिलता है, ठीक है। तो क्या इसमें से किसी को भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिला, किसी को नहीं मिला। सपोज की बात कर रहा हूँ कि किसी को भी नहीं मिलता है, अगर किसी को मिल गया तब तो बात अलग है। तो इसमें क्या किया जाएगा, जो सबसे लोवेस्ट है उसको कर दिया जाएगा थर्ड स्टेप एलिमिनेशन। थर्ड स्टेप क्या कर दिया जाएगा, उसको एलिमिनेशन कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए। तो 3 स्टेप मैंने बताया अभी तक। मैंने पहला स्टेप क्या बताया आपको, मैंने पहला स्टेप बताया कि प्रीफरेंसेस देंगे आप वोटिंग के थ्रू, प्रीफरेंस देंगे। सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया, मैंने सेकंड स्टेप आपको बताया कि इन प्रीफरेंसेस में भी फर्स्ट प्रीफरेंसेस को काउंट किया जाएगा, फर्स्ट प्रीफरेंस को काउंट किया जाएगा। एंड थर्ड मैंने बताया कि इसमें से अगर किसी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिलता है, इसमें से किसी को अगर एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिलता है तो जो सबसे लोवेस्ट है उसको एलिमिनेट करेंगे हम लोग, उसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे। और एलिमिनेट करके हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को समझिए। मान लीजिए ए को हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं इसमें, क्योंकि ए का सबसे कम वोट है। अब इस ए को 30 वोट्स फर्स्ट प्रेफरेंस मिला था, तो इसको सेकंड प्रेफरेंस जितना मिला उसको हम लोग निकालेंगे, ठीक है। इसके सारे सेकंड प्रेफरेंसेस को निकालेंगे और इसको तो हम लोग एलिमिनेट कर दिए, है ना। और इसमें देखेंगे कि इस ए को जितने 30 वोट्स मिले थे, जिन पर्सन ने इनको 30 वोट्स दिया था उन्होंने सेकंड प्रेफरेंस क्या दिया है, और उस सेकंड प्रेफरेंस को हम लोग काउंट कर देंगे इस पर, ठीक है। इन तीनों को क्या क्या मिला है और फिर हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, समथिंग एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। मान लीजिए इसको एक्स मिलता है, मान लीजिए इसको वाई मिलता है, मान लीजिए इसको जेड मिलता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हुआ कि नहीं हुआ इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्या अब इसको एब्सोल्यूट मिला कि नहीं मिला। अगर अब भी नहीं मिला तो हम लोग इस स्टेप को तब तक करेंगे जब तक कि किसी एक पर्सन को एब्सोल्यूट ना मिल जाए,
समझ गए? चलिए, और एक फिक्स कोटा है, उस कोटा को हम लोग अगर जब तक सिक्योर नहीं करें तब तक ये इलेक्शन चलता रहेगा, और एट लास्टली जो विनिंग होगा वो भारत का प्रेसिडेंट बन जाएगा। इस चीज़ को समझ में आया कि नहीं आया आप लोग, आप बताइए। ठीक है, कि ये क्या सिस्टम है जो मैंने बताया आपको यहाँ पे, ठीक है, कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये सिस्टम को आप लोग समझे कि नहीं समझे? उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को थोड़ा बेसिक तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ ये सिस्टम जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में होता है। ये जो सिस्टम है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में ये किया जाता है। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे आते हैं और हम लोग कुछ कुछ चीज़ों को देखेंगे। जैसे कि मैं आपको बोलूँ एक चीज़ है, ठीक है, आप लोग समझ लीजिए कि कुछ फॉर्मूलेज है, कुछ फार्मूला है जो कि किया जाता है। जैसे कि ये जो है आपको जानना जरूरी है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा रुकिए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो एक तो मैंने बताया कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो पार्टिसिपेट करेंगे, कहाँ कहाँ के, लोकसभा के एंड राज्यसभा के। इसके अलावा जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, इसके जो मेंबर्स हैं, इसके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो सवाल है कि क्या दोनों के वोट्स इक्वल होते हैं? क्या दोनों के वोट्स इक्वल होते हैं कि नहीं होते? तो ये नहीं होते। क्यों नहीं होते, इस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है। क्यों नहीं होते? क्योंकि स्पेशली आप समझ लीजिए कि क्या होता है ना, कि जो भी एमपी है, जैसे मैं अगर 2017 के इलेक्शंस की सिनेरियो की बात करूं, 2017 के इलेक्शंस के सिनेरियो की बात करूं, तो टोटल एमपी जो है 771 एंड टोटल जो एमएलए है वो 4120 थे, ठीक है। अब बताइए क्या दोनों इक्वल हैं? दोनों तो इक्वल नहीं है। अगर सभी का वोटिंग्स को हम लोग एक इक्वल मान ले तो किसका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो जाएगा? स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो जाएगा, होगा ना। तो इसके लिए कुछ फार्मूला वो लोग निकालते हैं। वो फार्मूला को हम लोग अभी कोर्स के लिए अलग है, हम लोग उसके लिए अलग से एक लेक्चर लाएंगे कि किस तरह से होता है। लेकिन मेरा बताने का मतलब है कि अगर हम लोग स्टेट में भी देखें ना, अगर स्टेट में भी देखें तो आपको समझ में आएगा कि जो यूपी है, मान लीजिए आप यूपी का सिनेरियो लीजिए और हमारे सिक्किम का सिनेरियो लीजिए, ठीक है, तो दोनों के वोट्स इक्वल नहीं होते। दोनों के वोट्स इक्वल नहीं होते क्योंकि किसी भी स्टेट्स के एमएलए के एक वोट का अगर आपको कैलकुलेशन निकालना है तो उसका कुछ फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के आधार पे हम लोग निकालते हैं। वो फॉर्मूला है कि जो भी उस स्टेट का पॉपुलेशन होगा बाय जो भी आपके जो है वो मान लीजिए कि टोटल सीट्स उस इलेक्शंस में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने सीट्स है, जैसे यूपी में 403 सीट्स है, इंटू 1/1000, ये समझ गए। और उसी तरह अगर आप सिक्किम का निकालने की कोशिश करोगे ना, तो सिक्किम में देख लीजिए कि सिक्किम का जो पॉपुलेशन है बाय सिक्किम में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सीट्स हैं 32 सीट्स है, इंटू 1/1000, ये जो वैल्यू है ये वहाँ के एक एमएलए का वैल्यू है। ये बेसिक चीज़ है। इसके अलावा बहुत सारे फॉर्मूले, 1000 टाइप के परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, उसको अभी आपको नहीं देख करना है। मैं एक सेपरेट लेक्चर लाऊंगा सिर्फ इसके इलेक्शंस को, और उसके इलेक्शंस के वोटिंग को मैं पूरा कैलकुलेट करवाऊंगा आपको कि किस तरह से एमपी और एमएलए का वोटिंग्स को काउंट होता है। आप समझ गए? लेकिन बेसिक जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए कि मैंने क्या बताया कि सबसे पहला चीज़ कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस होता है, डायरेक्ट पीपुल्स वोटिंग नहीं करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में। प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में इनडायरेक्ट वोटिंग होता है, ये समझ गए। एंड सेकेंड, थोड़ा इलेक्टोरल कॉलेज होता है, और इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होंगे ये मैं बता दिया कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड यूनियन टेरिटरी में भी दिल्ली एंड पुदुचेरी का, ठीक है, ये आप समझ गए। और एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, सेक्रेट बैलेट में वोट होता है, और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जब तक नहीं हो, एक फिक्स कोटा का वोट जब तक आप सिक्योर नहीं कर लो तब तक वो जो प्रोसेस मैंने बताया आपको, ठीक है, प्रेफरेंसेस का जो है वो चलता रहेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप इसको समझिए, ठीक है। अगर, क्योंकि मैंने बताया ना कि मान लीजिए मैं एक आपको हाइपोथेटिकल सिनेरियो बता रहा हूँ, ठीक है, उस सिनेरियो को आप लोग समझिए। मान लीजिए, एक सेकेंड, एक मैं स्लाइड ला रहा हूँ पहले, ठीक है, हाँ, मान लीजिए कि यूपी, ठीक है, स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, झारखंड और एक स्टेट ले रहा हूँ, बिहार में और एक स्टेट ले रहा हूँ, क्या ले लूँ, एमपी ले लेता हूँ, ठीक है, और तमिलनाडु ले लेता हूँ। इस तरह से टोटल 28 स्टेट्स है। ये तो एक कंडीशंस हो सकता है, हाइपोथेटिकल कंडीशंस, कि उस समय उत्तर प्रदेश का जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो विधानसभा है, वो प्रेजेंट ही ना हो, वह इलेक्शंस होने वाले हो और विधानसभा भंग कर दिया गया हो, या तो इसका मेजोरिटी खत्म नहीं हो अभी, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? क्या उस केस में आप क्लेम कर सकते हो? क्योंकि एक तो है कि ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को क्यों इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने दिया गया, कि ताकि स्टेट्स का भी भागीदारी रहे, ताकि
एमपी जो मैंने बताया, एक तो राज्यसभा के जो भी एमपी है वो चलो ठीक है, मानता हूँ मैं कि वो स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी डायरेक्ट भी इनका रिप्रेजेंटेशन हो, इसलिए जो है स्टेट्स को दिया जाता है। लेकिन अगर इन एनी केस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो और वो वोट न कर सके, ठीक है, तो आप इस चीज़ को इस आधार पे आप चैलेंज नहीं कर सकते हो कि इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं था, जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो कंप्लीट नहीं था, इस कारण ये इलेक्शंस को आप लोग रद्द कर दो, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी इलेक्शंस डिस्प्यूट्स होंगे, जो मैंने बताया कि इसके अलावा जो भी आपके इलेक्शन डिस्प्यूट्स है उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगा, उसको सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स करेगा। इस चीज़ को समझ गए कि जो भी इलेक्शन डिस्प्यूट्स है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइड्स करेगा, और इस चीज़ से आधार पे आप चैलेंज नहीं कर सकते हो कि इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट है, समझ गए। और अगर मान लीजिए सपोज की हाइपोथेटिकल कंडीशंस की बात कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जो इलेक्शंस है वो गलत तरीका से वो किया गया था और फर्जी जो भी कारण के कारण जो ये किया गया हो, ठीक है, तो जो भी उस दौरान जो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने और मान लीजिए कि 2 महीना का समय है या जितना भी समय, उसके दौरान जो भी उसने एक्शंस लिए, जो भी काम किए, वे वैलिड है, वे वैलिड होगा। इस चीज़ को समझ गए आप लोग, इलेक्शन डिस्प्यूट्स को कि सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा, इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट हो, इस ग्राउंड पे आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शंस को नल एंड वॉइड घोषित किया है तो साथ ही साथ उस समय उस दौरान जो प्रेसिडेंट रहे हैं उसने जो भी एक्शंस लिए हैं, जो भी एक्ट लिए हैं, जो भी कानून बनाया है, जो भी डिसीजंस लिए हैं, वो वैलिड होगा। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतना चीज़ समझ में आ गया होगा, ये सब बेसिक चीज़ है जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं और हम लोग देखते हैं कि हमने सब चीज़ें देख लिया, अब आपने इलेक्शंस भी करवा दिया और इलेक्शंस में पार्टिसिपेट भी आपको, मीन्स वो प्रेसिडेंट बन गया, तो अब क्या होगा? तो अब कुछ नहीं होगा, अब उसको ओथ दिलवाया जाएगा। और ओथ कौन दिलवाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के ओथ को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। और अगर एक सवाल है कि ये भी ना हो उस समय, तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी सीनियर मोस्ट जज है वे जो है इस ओथ को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। समझ गए? नहीं समझे? इसके अलावा एक केस मैं और बता रहा हूँ, इन एनी केस मान लीजिए कि प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली हो, हम देखेंगे कि क्या क्या केसेस में प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट रह सकता है, ठीक है, जैसे कि 5 साल वो कंप्लीट कर गया हो, रेजिग्नेशन दे दिया हो, इम्पीचमेंट हो गया हो, डेथ हो गया हो, या तो उनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मैटर पे या तो वो डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया हो, ठीक है, इलेक्शंस को नल एंड वॉइड घोषित करके मान लीजिए कि डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। हम सारी चीज़ों को अभी देखने वाले, लेकिन इन एनी केस मान लीजिए कर दिया गया हो और एक्टिंग प्रेसिडेंट का केस बन जाए, जैसे कि एक्टिंग प्रेसिडेंट का केस क्या हुआ, एक्टिंग प्रेसिडेंट के केस को आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है, कि जैसे कि मान लीजिए प्रेसिडेंट ना हो, ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेगा, अगर वो भी ना हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा, वो भी ना हो तो सीनियर जो आपका मोस्ट जजेज है सुप्रीम कोर्ट का, वो एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट वर्क करेगा। इस केस में भी जो ओथ एडमिनिस्ट्रेट करता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही करता है, समझ गए? और सिमिलर ओथ लिया जाएगा, जो एक फॉर्मेट है ओथ का वो लिया जाएगा, आप समझ गए? अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए कि टर्म कि प्रेसिडेंट आप बन भी गए तो आप कितने साल के लिए प्रेसिडेंट बने रहोगे, ये एक सवाल है आपके पास, ठीक है, कि अगर आप प्रेसिडेंट बन गए तो कितने साल के लिए आप प्रेसिडेंट बने रहोगे। तो इस चीज़ को भी आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है, कि कितने साल के लिए आप प्रेसिडेंट बने रहोगे। तो सबसे पहले आप देखिए, मान लीजिए 5 साल के लिए, ये तो आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट का, भारत में जो प्रेसिडेंट है उसका टर्म क्या है, 5 साल है, ये बेसिक चीज़ है, पहला चीज़ हो गया टर्म। इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट ने रिजाइन दे दिया तब क्या होगा, कोई भी समय रिजाइन दे सकता है, तो अगर एट ए टाइम रिजाइन दे दे तो नेक्स्ट इलेक्शंस होने तक जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट वर्क करेगा, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। थर्ड चीज़ है कि प्रेसिडेंट का हो सकता हो कि इम्पीचमेंट कर दिया गया हो, ठीक है, इम्पीचमेंट हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 61, ठीक है, इम्पीचमेंट कर दिया गया हो, ठीक है। एंड फोर्थ, इसका हिंदी होता है महाभियोग अभियान आपके खिलाफ लगा दिया गया हो। फोर्थ है
कि फोर्थ है, आप समझिए, ठीक है, कि मान लीजिए कि आपने 5 साल कंप्लीट कर लिया, 5 साल कंप्लीट कर लिया और नेक्स्ट इलेक्शंस होना है, और इन एनी केस अगर इलेक्शंस न हो पाया हो और आपका सक्सेसर आना बाकी हो, कुछ दिन हो सकते हैं, 10 दिन का टाइम हो, तो उस दौरान ये जो वाइस प्रेसिडेंट का कंसेप्ट नहीं चलेगा, समझ गए ना? उस दौरान ये वाइस कंसेप्ट का प्रेसिडेंट नहीं चलेगा। उस दौरान जो है, जो भी आपका ये है प्रेसिडेंट है, वही वर्क करेंगे। इस चीज़ को समझ गए। एंड आप समझिए, भारत में एलिजिबल फॉर री इलेक्शंस, आप कितने भी टर्म के लिए प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को पार्टिसिपेट कर सकते हो, को लड़ सकते हो। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए आप लोग कि कौन कौन कंडीशंस है जिसमें प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट रहेगा, समझे? तो एक मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, अब फिर से मैं समझिए, ठीक है, कि अगर मैं पूछूं कि प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट किस किस केस में रह सकता है, ठीक है ना? तो उस चीज़ को आप लोग समझिए। पहला केस मैं बता रहा हूँ कि अगर जो सिटिंग प्रेसिडेंट का अगर डेथ हो जाए, इन एनी केस, एक सिनेरियो ये बन सकता है। सेकेंड सिनेरियो है कि जो सिटिंग प्रेसिडेंट है वो रिजाइन कर दे, एंड थर्ड कंडीशन है कि जो सिटिंग प्रेसिडेंट है उसका इम्पीचमेंट हो जाए। ये 3 कंडीशन समझ गए कि नहीं समझे? तो ये तीनों केस जो मैंने बताया ना, एक तो डेथ हो गया, रिजाइन हो गया, इम्पीचमेंट हो गया, इन तीनों केस में प्रेसिडेंट, ठीक है, इन तीनों केस में वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट वर्क करेगा, वाइस प्रेसिडेंट करेगा। अगर ये भी ना हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेगा, और अगर ये भी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज है वो करेगा। ये आप लोग समझ गए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कि जब जाकिर हुसैन का डेथ हुआ, जब हमारे प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन का डेथ हुआ, तो कौन बने? तो वाइस प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट बीबी गिरी बने, और फिर से उन्होंने इलेक्शंस लड़ा और वे प्रेसिडेंट बनते हैं। तो आप समझ रहे हो, तो वाइस प्रेसिडेंट बने। इसके अलावा मैं एक और केस ले रहा हूँ, ठीक है, कि अगर वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो तो मैंने बताया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। इसका केस कौन है? मोहम्मद हिदायतुल्ला। मैंने एक अलग से लेक्चर लाया हो, आप देख सकते हो। आप ऊपर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको मैंने सारे प्रेसिडेंट कब कौन बने हैं और किस किस सिनेरियो में बनाया गया है, वो सब चीज़ों को मैंने बताया है। तो मोहम्मद हिदायतुल्ला एक एग्जाम्पल है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी प्रेसिडेंट बने हैं। सेकेंड केस मैंने बताया कि अगर कोई सिटिंग प्रेसिडेंट हो वो अपने फंक्शन को डिस्चार्ज करने में एबल न हो, ठीक है, जैसे अगर वो एब्सेंट हो जाए, या अगर वो बुखार हो जाए, इलनेस हो जाए, और कुछ अदर उनके पर्सनल कुछ कॉजेज हो सकते हैं, उस केस में सेम कंडीशन से वाइस प्रेसिडेंट सीजीआई इस तरह से वर्क करेगा। लेकिन जो मैंने अभी आपको एक कंडीशन बताया, उस कंडीशन को समझ लीजिए, ठीक है, कि अगर मान लीजिए इस प्रेसिडेंट का, जो अभी का प्रेसिडेंट है, सिटिंग प्रेसिडेंट है, उसका 5 साल कंप्लीट हो गया हो, ठीक है, और नेक्स्ट इलेक्शन आपका होना हो, इन एनी केस न हुआ हो नेक्स्ट इलेक्शन, ठीक है, तो इस दौरान ये जो मैंने बताया ना, वाइस प्रेसिडेंट जो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में वर्क करेगा, है ना, ये नहीं रहा तो सीजीआई वर्क करेगा, ये नहीं रहा तो सुप्रीम कोर्ट का जो आपका सीनियर मोस्ट जज है वो वर्क करेगा। ये केस नहीं चलेगा। इस केस में जो सिटिंग प्रेसिडेंट था वही जो है, जब तक नेक्स्ट प्रेसिडेंट न बन जाए, उसका सक्सेसर न आ जाए, तब तक वो एक्ट करेगा, ठीक है, तब तक वो अपनी ड्यूटी को होल्ड करेगा। इस चीज़ को समझ गए कि नहीं समझे? ये कॉन्सेप्ट इसमें नहीं आएगा। तो आपने वैकेंसी को भी समझ लिया कि कौन कौन केसेस में कौन कौन प्रेसिडेंट के रूप में वर्क करेंगे, और प्रेसिडेंट का टर्म भी मैंने आपको बता दिया कि 5 साल का टर्म होता है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इम्पीचमेंट को देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट किस तरह से किया जाएगा। क्योंकि मैंने इम्पीचमेंट एक बाकी रह गया है हमारे लिए, वो चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट करने का क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इम्पीचमेंट को। देखिए सीधी बात है कि मैंने आपको बताया अभी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को तो मैंने बता दिया, लेकिन इम्पीचमेंट समझिए, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट को हटाना हो तो कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे, एक तो आप लोग समझ लीजिए जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। पहले इम्पीचमेंट को ही समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला बात कि इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स को पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, ठीक है। क्योंकि जब हमने देखा कि इसको चुनने का बात आया था, जब प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का बात आया था, तो जो भी लोकसभा, जो भी राज्यसभा, जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो भी दो यूनियन टेरिटरीज के
सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स को ही अधिकार था। लेकिन जब इम्पीचमेंट की बात आ जाए, जब हटाने की बात आ जाए, तो आप समझिए, ठीक है। तो जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स, एक तो लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, इन दोनों के एक तो इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, ये तो पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा इन दोनों के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। समझ गए? इतना पर्सन पार्टिसिपेट करेगा। और मैं जो बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिए। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, सॉरी, जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ठीक है, वे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और दिल्ली एंड पुदुचेरी जो मैंने बताया था, दिल्ली और पुदुचेरी, इसके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये चीज़ किसको समझ में आ गया कि नहीं आया? कि लोकसभा के इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। अब समझ लीजिए कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट किस कंडीशंस में हो सकता है। उसका एक ही कंडीशन है कि आपने संविधान के अनुसार काम न किया हो, आपने संविधान का वायलेशन किया हो, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया हो, इसी केस में प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट किया जा सकता है। और इसके क्या कंडीशंस है, इम्पीचमेंट के क्या रूल्स है, उसको संविधान में कहीं नहीं बताया गया। समझ गए? तो अब इम्पीचमेंट कैसे करोगे? क्या हवा में कर दोगे? क्या मेरे बोलने से इम्पीचमेंट हो जाएगा? नहीं ना। आपके बोलने से इम्पीचमेंट हो जाएगा? नहीं। उसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला है, उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीज्योर है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। क्या है उस चीज़ को समझिए। पहला तो चीज़ है कि इम्पीचमेंट के रिजोल्यूशंस को किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है। आप लोकसभा में भी इनिशिएट कर सकते हो, आप लोकसभा में भी इनिशिएट कर सकते हो, आप राज्यसभा में भी इनिशिएट कर सकते हो। पहला चीज। लेकिन जिस हाउस में इनिशिएट किया जाएगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले उसको 1/4 मेंबर का साइन होना जरूरी है। 1/4 मेंबर का साइन होना जरूरी है। 1/4 मेंबर अगर साइन कर दिया कि हाँ हम चाहते हैं कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट प्रोसेस, इम्पीचमेंट रिजोल्यूशंस हमारे सदन में पास हो, ठीक है, तो 1/4 मेंबर साइन करना पड़ेगा। और अगर 1/4 मेंबर ने साइन कर दिया तो प्रेसिडेंट को 14 डेज का प्रायर नोटिस दिया जाएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और 14 डेज के प्रायर नोटिस के बाद 14 डेज जब हो जाए तो आपको वहां पे 2/3 होगा, 2/3 मेजोरिटी के साथ आपको पास करना पड़ेगा। मीन्स स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास करना पड़ेगा। 2/3 मेजोरिटी मीन्स क्या हुआ? जो भी आपके टोटल मेंबर्स है, मान लीजिए मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि लोकसभा में उसको इनिशिएट किया गया, तो लोकसभा में आपको पता है 545 मेंबर्स होते हैं, तो इसका 2/3 जो मेंबर्स है वो पार्टिसिपेट, उसको मेजोरिटी इतना मेंबर्स से ये करना पड़ेगा। मीन्स 273 के अप्रोक्सीमेटली मुझे लग रहा है आएगा, उतना करना होगा। चाहे कोई प्रेजेंट रहे या न रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। सीट वैकेंट हो, कुछ भी कंडीशंस हो, कोई मतलब नहीं है। कोई डेथ कर गया हो, कोई मान लीजिए MP, ठीक है, कुछ भी हो, आपको 273 वोट आपको लाने ही है, तभी जो है आप उसको ये कर सकते हो। और प्रेसिडेंट को अधिकार है कि वो अपने इन्वेस्टिगेशंस में जो भी प्रोसेस चल रहा है उसमें अपियर हो सकता है, समझ गए? इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि लोकसभा में पास कर दिया गया तो क्या प्रोसेस है, राज्यसभा में क्या होगा उसका, इस चीज़ को भी आप लोग समझ लीजिए कि अगर लोकसभा में कर दिया, मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ कि अपना इम्पीचमेंट प्रोसेस इनिशिएट कर भी दिया, और इनिशिएट करने के लिए आपने 1/4 मेंबर का आपने साइन भी ले लिया, और 14 डेज के प्रायर नोटिस के बाद आपने सदन में, जिस भी सदन में पास किया गया उस सदन में आप ले गए, और उस सदन में ले जाके आपने 2/3 वोट आपने कर दिया, आपने ले आए, तब क्या प्रोसेस है, तब आप क्या कर सकते हो, इस चीज़ को भी आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट सदन मान लीजिए लोकसभा है, अगर लोकसभा में इनिशिएट किया गया है, ठीक है, तो राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा में इनिशिएट किया गया है तो लोकसभा में जाएगा, ठीक है। और फिर जो है वहाँ पे जो है भी आपको 2/3 वोट चाहिए, वहाँ भी आपको 2/3 वोट चाहिए। अगर आप 2/3 वोट वहाँ भी ले आ रहे हो तब प्रेसिडेंट को इम्पीच माना जाएगा, ये चीज़ किसको समझ में आया कि नहीं आया बताइए, समझे कि नहीं समझे? तो जाके प्रेसिडेंट को इम्पीच माना जाएगा। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है कि दोनों सदन में 2/3 वोट होना चाहिए, ठीक है। और एक सदन जो है इसको इनिशिएट करेगा, एक इसका जांच करेगा, एक इसका इन्वेस्टिगेशन करेगा, और अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा।
अब मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए। एक तो मैंने आपको बताया कि रेजिग्नेशन जो बताया मैंने कि प्रेसिडेंट अगर रेजिग्नेशन दे दे, 5 साल का टेन्योर, रिमूवल, इम्पीचमेंट दे दे, इन सभी कंडीशंस में जो भी वाइस प्रेसिडेंट वर्क करेंगे, जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्क करेगा और जो भी सीनियर मोस्ट जज वर्क करेगा, जो भी वर्क करे वो ओनली 6 मंथ के लिए वर्क करेगा और 6 मंथ के अंदर आपको इलेक्शंस कराना जरूरी है। ठीक है, नया प्रेसिडेंट 5 साल का टेन्योर में आना चाहिए। इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो इस वीडियो के लास्ट में अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले तो एक चीज़, बेसिक चीज़ देखा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हमने समझा, हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को समझ लिया और साथ ही साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने के क्या क्या आपके क्वालिफिकेशंस हैं, क्या क्या आपके क्वालिफिकेशन है, इस चीज़ को भी हमने समझा। थर्ड वन हमने क्या समझा, हमने इसके इलेक्शंस को देखा, हमने इलेक्शंस को देखा और हमने ये भी देखा कि जो मैंने बताया फर्स्ट जो पास्ट पोस्ट सिस्टम है उसका यूज़ नहीं किया जाता है, इसमें जो है प्रोपोर्शनल सिस्टम का यूज़ किया जाता है, वो भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का यूज़ किया जाता है और इनडायरेक्ट इलेक्शंस होता है और सारी चीज़ों को हमने इसमें देख लिया। हमने इसके इलेक्टोरल कॉलेज को भी देखा कि कौन कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कौन कौन प्रेसिडेंट बन सकता है, इस को भी हमने देख लिया। इसके बाद अगर इलेक्शंस में कोई डिस्प्यूट्स होगा, तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और क्या क्या उसके कंडीशंस है कि एक जो मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताया था कि इलेक्टोरल कॉलेज अगर इनकम्प्लीट हो तो उस चीज़ को चैलेंज नहीं किया जा सकता है, इस चीज़ को भी हमने देखा। इसके बाद हमने प्रेसिडेंट का ओथ का भी कंडीशंस देख लिया कि ओथ ऑन अफर्मेशन कौन लेता है, CGI, ठीक है, इस चीज़ को भी हमने देखा। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने देखा कि प्रेसिडेंट के कितने टर्म्स होते हैं, 5 साल का टर्म होता है, रिजाइन, इम्पीचमेंट, सारी चीज़ों को हमने देख लिया। हमने इम्पीचमेंट को पूरा डिटेल में देखा, 1/4 मेंबर, 14 डेज, 2/3 मेजोरिटी, एक में जो है इनिशिएट किया जाएगा, एक में इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, ठीक है, और राइट टू अपेयर का भी अधिकार है, ठीक है। और कौन कौन इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, इस चीज़ को भी हमने देखा कि ओनली जो पार्लियामेंट में लोकसभा प्लस राज्यसभा, इसके जो इलेक्टेड मेंबर्स एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स यही पार्टिसिपेट करेंगे, इस चीज़ को देखा। और हमने वैकेंसी को भी देखा कि वैकेंसी के केसेस में खास करके जैसे मैंने बताया कि 5 साल का टेन्योर कंप्लीट हो गया हो, ठीक है, तो ठीक है, आपको इलेक्शन उस दौरान कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए, इस चीज़ को मैं फिर से थोड़ा सा बता रहा हूँ, आप यहाँ पर समझ लीजिए, अगर 5 साल का टेन्योर खत्म हो गया तो जो है इलेक्शंस जो है उससे पहले करा के प्रेसिडेंट चुन दिया जाएगा। अगर इन एनी केस ना हो तो उतना दौरान जो है जो अभी सिटिंग प्रेसिडेंट है वही वर्क करेगा। सेकेंड केस मैंने बताया कि रेजिग्नेशन दे दिया हो, इम्पीचमेंट हो गया हो या डेथ हो गया हो, इस केस में वाइस प्रेसिडेंट एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट वर्क करेगा। वाइस प्रेसिडेंट ना हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का, अगर ये भी ना हो तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये आप लोग समझ गए। और इनका टेन्योर क्या होगा, ये मैक्सिमम 6 मंथ तक ही वर्क कर सकते हैं और इसके दौरान इस 6 मंथ के अंदर आपको वोटिंग कराना नेसेसरी है, ये भी हमने देख लिया। थर्ड हमने देखा कि अगर इलेक्शंस नल एंड वॉइड हो, अगर इलेक्शंस वॉइड कर दिया जाए तो उस दौरान जो भी इसके द्वारा डिसीजंस लिए जाएंगे, ठीक है, वे जो है वैलिड होंगे, ये हम लोग समझ लिए। और लगभग सारी चीज़ों को हमने देख लिया कि एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है, जो भी एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में वर्क करेगा, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जजेज हो, उनको जितने पावर्स है, जो भी इम्यूनिटी दिया जाएगा, जो भी अलाउंसेस दिया जाएगा, जो भी प्रिविलेजेस दिया जाएगा, वे सभी जो है पार्लियामेंट के द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा और लगभग सेम ही दिया जाता है, समझ गए। एंड लास्टली चीज़ जो है वो हम लोग कंप्लीट करके इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे कि प्रेसिडेंट के ऑफिस के क्या क्या कंडीशंस हैं। जैसे वो MP नहीं होना चाहिए, MLA नहीं होना चाहिए, ठीक है, इफ़ अगर इलेक्टेड हो गया हो तो उसको खाली करना पड़ेगा। किसी तरह का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो, मैंने आपको बताया कुछ सर्कमस्टेंसेस छोड़ के उन्हें राष्ट्रपति भवन उनको दिया जाएगा विदाउट पेमेंट का, ऑन रेंट दिया जाएगा, ठीक है, विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट के दिया जाएगा उसको। और इसके साथ ही साथ जो टर्म ऑफिस है उसके दौरान जो भी अलाउंसेस है, जो भी इन्वेस्टमेंट्स है, उसको घटाया नहीं जा सकता है, उसको पार्लियामेंट बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है, लेकिन कभी घटा नहीं सकता है, उस दौरान नहीं घटा सकता है। एक बार इलेक्ट कर दिए ना आपने 5 साल के लिए, तो 5 साल तक आप घटा नहीं सकते हो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा बहुत सारी इम्यूनिटी प्रेसिडेंट को मिला हुआ है, जैसे ये चीज़ हम देखेंगे जब हम प्रेसिडेंट की पावर को पढ़ेंगे ना, तो हम देखेंगे प्रेसिडेंट के पावर में हम लोग सारे वीटो पावर को देखेंगे, उसके एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, सारी चीज़ों को देखने वाले हैं, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लेकिन अभी के लिए मैं थोड़ा बेसिक बता दे रहा हूँ कि प्रेसिडेंट को क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इम्यून मिलता है, और अगर
किसी तरह का जेल नहीं हो सकता है, और साथ साथ जो भी सिविल प्रोसीडिंग्स है उसके लिए 2 महीना का प्रायर नोटिस दिया जाएगा। देखिए ये सब क्यों किया जाता है, क्योंकि उस पद का गरिमा है, उस पद के गरिमे को बचाए रखने के लिए ये सभी जो है एक तरह से समझ रहे हैं ना, रूल्स लाया गया है। ठीक है, कि अलाउंसेस आप नहीं घटा सकते हो, ताकि जो है वो फ्रीली वर्क कर सके, ताकि वो फ्रीली वर्क कर सके। समझ गए? तो लगभग जो है हम लोगों ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देख लिया, हमने लगभग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देख लिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के क्या क्या चीज़ें हो सकती है। ठीक है, बाकी जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, आर्टिकल जितने भी आर्टिकल्स है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड जितने भी आर्टिकल्स है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इन सभी को हम लोग एक अलग लेक्चर में हम लोग डिसाइड, क्योंकि देखिए मैंने एक बेयर एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी एक सीरीज में लॉन्च किया हूँ, उसमें मैंने अभी तक फंडामेंटल राइट्स शायद आर्टिकल 19 तक बताया है, आर्टिकल 1 to आर्टिकल 19 तक बताया है। ठीक है, जब इस सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो जब हम लोग आएंगे इधर आर्टिकल 52 तक, तो हम लोग इन सारी चीज़ों को एक एक करके देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो भी प्रेसिडेंट्स के पावर है, जो भी प्रेसिडेंट्स के पावर है उसको हम लोग प्रेसिडेंट के अगले लेक्चर में मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक, और लोगों को बताइए। धन्यवाद।